इंडियन इकोनॉमी में एक तो वैसे ही ओमिक्रॉन का थ्रेट था, साथ में कोविड का लॉकडाउन अभी पूरे तरीके से खुला नहीं है। सप्लाई साइड बॉटलनेक्स और आउटपुट गैप अभी भी अपनी इकोनॉमी में चालू है। कहने का मतलब है कि जो अपना जीडीपी है वो अभी प्री पैंडेमिक लेवल्स पे नहीं पहुंचा है और उससे आगे नहीं निकला है। अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी काफी ज्यादा है, इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। इन सारे चैलेंजेस के बीच अपनी इकोनॉमी को एक चैलेंज और फेस करना पड़ रहा है यहां पे, दैट इज रूपी डेप्रिसिएशन। आप में से जिन लोगों को नहीं पता रूपी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, कि रुपया गिर रहा है, मतलब डॉलर के मुकाबले जो अमेरिकाई डॉलर है, द यूएस डॉलर, उसके वीजावी उसके कॉन्टेक्स्ट में इंडियन रुपी जो है वो गिर रहा है, मतलब डॉलर महंगा हो रहा है। इसको आसान भाषा में समझने का तरीका है कि अगर पहले $1 सपोज करिए ₹70 का था, तो अभी $1 अप्रोक्सीमेटली 75.6 रुपीज का हो गया। तो इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, कि $1 को खरीदने के लिए पहले ₹70 खर्च करने पड़ रहे थे और अब $1 को खरीदने के लिए हमारे को ₹75.60 खर्च करने पड़ रहे हैं। इसे बोला जाता है डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, कि रुपए की वैल्यू कम हो रही है और डॉलर महंगा हो रहा है। दिस इज नोन एज रुपी डेप्रिसिएशन, दिस इज नोन एज अप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ डॉलर, कैसे भी बोल सकते हैं, राइट? क्यों हो रही है, इंडियन इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है और इसका वे फॉरवर्ड सोल्यूशन क्या रहेगा, प्री मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी बात करने वाला हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मधुद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे जरूर ज्वाइन करिए फॉर ऑल द वीडियोस एंड फ्री स्पेशल क्लासेस। अनअकैडमी पे 15 दिसंबर से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल भाषा में, जहां पे पूरा सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करवाया जाएगा प्री मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के साथ लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम, 1-to-1 गाइडेंस, ऑल्सो अपना वीकली क्विजेस तो चलते ही हैं, जहां पे हर संडे आपको 11 बजे कॉम्बैट अटेंड करना है, ऑल्सो मंडे टू फ्राइडे शाम को 7:30 बजे T20 डेली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, और सुबह 10 बजे डेली अभियान स्टैटिक क्विज। ऑल्सो प्राइस हाइक 9 दिसंबर को हो चुका है, 16 दिसंबर को दोबारा होने वाला है और उसके बाद एक बार प्राइस हाइक और होगा। ऑल दीज बैचेस अवेलेबल एट अनअकैडमी, डू सब्सक्राइब यूजिंग द रेफरल कोड मधुद गुप्ता। हमारे को सबसे पहले समझना है कि इंडियन रुपी जो डेप्रिशिएट हो रहा है वो क्यों हो रहा है। पहले बताऊंगा कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, पहले बताऊंगा कि चैलेंजेस क्या हैं, पहले बताऊंगा कि रुपी डेप्रिशिएट क्यों हो रहा है, और उसके बाद वे फॉरवर्ड क्या है और प्रॉब्लम को किस तरीके से डील किया जा सकता है। सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है दैट इज टेपर टैंट्रम ऑफ द यूएस फेडरल रिजर्व। अब ये तो इतनी भारी भरकम भाषा लग रही है, समझ नहीं आया लेमैन में क्या है ये। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जैसे देखो अपने यहाँ आरबीआई होता है ना, एक हेड बैंक, एक सेंट्रल बैंक, वैसे ही यूएस में एक सेंट्रल बैंक होता है जिसको कहते हैं फेडरल रिजर्व। फेड लिख दिया, ठीक है। ये जो है कहता है कि पहले में डॉलर जो मार्केट में दे रहा था लोन पे, वो सस्ते रेट पे दे रहा था। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये एक बिजनेसमैन है, मतलब कि मार्क जुकरबर्ग या वॉरेन बुफे टाइप कोई बड़े इन्वेस्टर हैं, इनको अगर अमेरिका के किसी बैंक से लोन चाहिए तो ऐसा मानो कि पहले 1% पे मिल रहा था, लेकिन अब यूएस का फेडरल रिजर्व कह रहा है कि 1% पे अब नहीं दूंगा, अब दूंगा 3% पे। अच्छा, इससे क्या इंपैक्ट होगा? इससे इंपैक्ट ये होगा कि ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मार्क जुकरबर्ग, वॉरेन बुफे टाइप, इन्होंने अमेरिका के बैंकों से लोन लेके जो इंडिया में पैसा लगा रखा था अलग अलग कंपनियों में, ये उस पैसे को निकालना शुरू कर देंगे। ये कहेंगे यार पहले ₹1 का ब्याज जाता था, अब ₹3 का ब्याज जा रहा है, हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, हम इसमें सरदर्दी क्यों रखें अपनी, पैसा निकालो और बैंक को वापस करो। कहने का मतलब है, ये जो यहाँ पे अखबार में आप एक टर्म पढ़ रहे हो आजकल बार बार, टेपर टैंट्रम्स, टेपर टैंट्रम्स, टेपर टैंट्रम्स, इसका मतलब होता है कि अमेरिका का जो आरबीआई है, जिसे फेडरल रिजर्व बोला जाता है, वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो डॉलर कम लेके आ रहे हैं इंडिया में, क्योंकि वो लोन पीछे से कम ले रहे हैं। वो कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, अपना प्रॉफिट कम हो रहा है, हम अब पैसा नहीं लगाएंगे। इसकी वजह से एफपीआई का आउटफ्लो हो रहा है। एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यही जो मैंने आपको बात बताई कि अगर मार्क जुकरबर्ग ने सपोज करो रिलायंस का शेयर खरीद रखा था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, अब यूएस के फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो मार्क जुकरबर्ग कहेंगे यार इतने का तो वो रिलायंस डिविडेंड नहीं दे रहा मेरे को, इतने की उसकी वैल्यू भी नहीं बढ़ रही है उधर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, ना टाटा स्टील की वैल्यू बढ़ रही, ना भारतीय एयरटेल की वैल्यू बढ़ रही, तो मैं एक काम करता हूं, मेरे को इतना तो यहां पे ब्याज देना पड़ रहा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से पैसा निकाल लेता हूं और बैंक को वापस कर देता हूं, अपना फेसबुक को मेटावर्स में बनाने का मैं काम तेजी से करता हूं, कुछ ऐसा कुछ करता हूं। मतलब कि मार्क जुकरबर्ग, वॉरेन बुफे टाइप इन्वेस्टर क्या सोचेंगे कि अपने की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी, कि पहले हम बहुत सारा पैसा कमा रहे थे, यूएस फेडरल रिजर्व ने जब से इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई, मतलब कि यहां पे कुछ मजेदारी वाला काम अब बचा नहीं है।
पैसा निकालो, सारे के सारे शेयर्स बेच दो, पैसा निकालो और यूएस को वापस कर दो, बैंक को वापस कर दो। इससे क्या होगा, इंडिया में डॉलर की किल्लत हो जाएगी, क्योंकि ये बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं इंडिया से पैसा निकाल के ले जाएंगे। डॉलर की किल्लत हो गई तो रुपी तो डेप्रिशिएट हो गई। सीधी सी बात है, आपको एक आइसक्रीम पसंद है, अभी वो सही सप्लाई में मार्केट में तो 10 रुपए की मिल रही है, बाद में बहुत ज्यादा उसकी सेल बढ़ गई। अब ये मैग्नम ही ले लो जो अपनी क्वालिटी वॉल्स वाली आती है, पहले सस्ती हुआ करती थी, अब वो काफी महंगी हो गई। क्यों? उसकी डिमांड बढ़ गई, सप्लाई थोड़ी कम हो गई। मतलब कि डिमांड बढ़ती गई, सप्लाई कम हो गई, इसका मतलब रेट तो ऊपर जाएगा ही। सिमिलरली डॉलर के मैग्नम आइसक्रीम ही तो है कि सप्लाई कम हो रही है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टरों में पैसा बाहर निकाल रहे हैं, डिमांड तो उतनी ही रहेगी या बढ़ेगी डॉलर की। हम अपने इंपोर्ट्स थोड़ी ना बंद कर देंगे, हमारे को गोल्ड भी मंगाना है बाहर से, ऑयल भी मंगाना है बाहर से, उस सब के लिए डॉलर चाहिए, वो तो कम होने वाला नहीं है, वो तो बढ़ेगा। बल्कि जैसे जैसे अनलॉकडाउन हो रहा है, जैसे जैसे मार्केट खुल रही है, इंडस्ट्री चालू हो रही है, तो ऑयल तो और ज्यादा चाहिए होगा ना। इस वजह से ऑयल की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई कम हो रही है, जिसकी वजह से रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। ये हैं पहले दो बैंक्स। इसके अलावा ये जो बैंक्स होते हैं ना, आपस में काफी सारा ट्रेड करते हैं, जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सिटी बैंक हो गया, एचएसबीसी बैंक हो गया, एक्सिस हो गया, आईसीआईसी हो गया, बैंक ऑफ इंग्लैंड हो गया, बैंक ऑफ जापान हो गया। ये सारे के सारे जो दुनिया के बड़े बड़े बैंक हैं, ये आपस में डीलिंग, ट्रेडिंग और ये डिपॉजिट वगैरह करते रहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो फॉरेन के बैंक्स होते हैं, इनके पास जो सरप्लस पैसा होता है, ये अलग अलग बैंक्स में फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में पैसा जमा करा देते हैं। कि आप ऐसा मानो कि अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, जो कि अमेरिका का एक बैंक है, उसके पास कोई सरप्लस पैसा पड़ा था डॉलर के फॉर्म में, उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी करा दी थोड़े से पैसे की। अब सारा पैसा तो शेयर मार्केट और क्रिप्टो में लगा नहीं सकते, डाइवर्सिफाई भी तो करना है। तो आप ऐसा मानो कि अमेरिकन एक्सप्रेस जो बैंक था, उसके बाद बहुत सारा सरप्लस डॉलर पड़ा था, उसने थोड़ा सा पैसा निकाल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फिक्स डिपॉजिट करवा दिया। अब क्योंकि यूएस जो है वो टेपर टेंट्रम्स कर रहा है, मतलब कि यूएस जो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, ये बैंक्स कह रहे हैं यार इंटरेस्ट रेट अगर मार्केट में बढ़ रहा है, फिक्स डिपॉजिट में इतनी मजेदारी वाली बात नहीं है, या तो फेडरल रिजर्व को पैसा वापस कर दो क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, या फिर मार्केट में लोन देने शुरू करो हायर इंटरेस्ट रेट पे। कहने का मतलब है ये जो बड़े बड़े अमेरिका के बैंक और फॉरेन बैंक्स हमारे इंडियन बैंक्स में फिक्स डिपॉजिट और पैसा जमा करवा देते थे, उन्होंने वो काम अब कम कर दिया क्योंकि मार्केट में डॉलर की सप्लाई कम हो रही है। क्यों? टेपर टेंट्रम्स की वजह से, कि अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है उसने डॉलर खींचना शुरू कर दिया मार्केट से वापस, उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, तो सब लोग मार्केट से अपना पैसा निकाल के यूएस फेडरल रिजर्व को वापस कर रहे हैं कि भैया हमें नहीं चाहिए डॉलर, इसका इंटरेस्ट रेट महंगा हो रहा है। इस वजह से इंडिया के जो बैंक्स हैं वहां पर डॉलर कम हो रहा है क्योंकि बड़े बैंक्स ने यहां पर फिक्स डिपॉजिट करवाना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से रुपीज डेप्रिशिएटिंग। पॉइंट नंबर 4, इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो इंक्रीज हो रहा है। अब आप कहोगे ये ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? कुछ नहीं होता, बहुत ही आसान सी चीज है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स, कि आप कितना इंपोर्ट कर रहे हो और कितना एक्सपोर्ट कर रहे हो, इनका जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, अब हमारा जो आरबीआई का डेटा है, तो अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे अनलॉकडाउन हो रहा है, अपनी इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, अपने इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। आरबीआई का डेटा यह दिखाता है कि हमारे जो नॉन गोल्ड नॉन ऑयल इंपोर्ट्स हैं उनमें काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। देखिए, नॉन गोल्ड नॉन ऑयल इंपोर्ट्स का मतलब होता है बेसिकली हम गोल्ड और ऑयल तो पूरे साल इंपोर्ट करते हैं। इंडिया में गोल्ड की डिमांड और ऑयल की डिमांड पूरे साल रहती है। हमारी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है कि हमारे यहाँ कितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कितनी हमारी इकोनॉमी रिकवर कर रही है, वो हम देखते हैं ऐसे इंपोर्ट से जो गोल्ड और ऑयल से हटके हो, कि हमने कितनी मशीनरी इंपोर्ट करी, मशीन के स्पेयर पार्ट्स कितने इंपोर्ट करे, रॉ मटेरियल कितना इंपोर्ट करा, अलग अलग केमिकल्स कितने इंपोर्ट करे। इसको बोला जाता है इकोनॉमिक सर्वे की लैंग्वेज में नॉन गोल्ड नॉन ऑयल इंपोर्ट्स। आरबीआई का डेटा दिखाता है कि हमारे जो नॉन गोल्ड नॉन ऑयल इंपोर्ट्स हैं वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। दिस इज अ गुड थिंग, ये एक अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ये हमारे को एक सिग्नल कर रहा है कि जो इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने सामान मंगाना शुरू कर दिया, इन्वेंट्री मंगानी शुरू कर दिया, रॉ मटेरियल मंगाना शुरू कर दिया, मशीनरी मंगानी शुरू कर दिया, और अब वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने वाले हैं, जिससे अपने देश की इकोनॉमी, जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट में इंप्रूवमेंट होगा। तो इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी एक्सपोर्ट्स इतने ज्यादा नहीं बढ़े हैं। एक्सपोर्ट्स इतने ज्यादा नहीं बढ़े, इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अपना ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज हो गया। लेकिन मैं इसको एक पॉजिटिव बात मानता हूं, क्योंकि हमारे जो इंपोर्ट्स इंक्रीज हुए हैं वो नॉन गोल्ड नॉन ऑयल इंपोर्ट्स इंक्रीज हुए हैं, मतलब कि रॉ मटेरियल, मशीनरी, इन्वेंट्री इंप्रूव हुई है। ठीक है, ये हो गया चौथा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। अगेन ये थोड़ा नेगेटिव है कि तेल का जो दाम है, कच्चे तेल का जो दाम है मार्केट में, वो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे को एक बैरल क्रूड ऑयल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर खर्च करना पड़ रहा है, विच इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट। ऑल्सो
इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है जो कि थोड़ा स्टिकी इन नेचर है। स्टिकी इन नेचर का मतलब है कि यहां पे रहने वाला है वो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। आप इन्फ्लेशन ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल मार्क जुकरबर्ग है, इनको एक पार्ले जी खरीदना था, पार्ले जी आता है 5 रुपए का सपोज करो, अब वो पार्ले जी महंगा हो गया, इन्फ्लेशन के चलते, महंगाई दर के चलते पार्ले जी महंगा हो गया, अब वो आने लगा 7 रुपए का। मार्क जुकरबर्ग क्या बोलेंगे, यार ये छोड़ो, मैं पार्ले जी नहीं खाता, मैं एक काम करता हूँ बांग्लादेश से दूसरा कोई बिस्किट मंगा लेता हूँ, तो मैं वो खाया करूंगा, वो मेरे को 5 रुपए का उधर मिल रहा है। मतलब कि हमारे यहाँ जो मार्केट इकोनॉमी में डॉलर आ रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा अगर हमारे यहाँ इन्फ्लेशन रही तो। अगर हमारे यहाँ इन्फ्लेशन रही तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। ये बाहर के जो लोग हैं जो हमारे यहाँ से सामान खरीदते हैं वो क्या कहेंगे, इंडिया में महंगा, ये बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड से मंगा लो, वहाँ पे सस्ता मिल रहा है। मतलब कि इन्फ्लेशन की वजह से हमारे यहाँ जो डॉलर की क्वांटिटी है वो थोड़ी कम हो रही है। मतलब कि हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स और जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो इन्फ्लेशन की वजह से थोड़े इंपैक्ट हो रहे हैं। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। ऑल दीज फैक्टर्स आर पुशिंग अ डेप्रिशिएटिंग प्रेशर ओवर द इंडियन रुपी वीजा वी यूएस डॉलर। अब सवाल उठता है कि इसका वे फॉरवर्ड क्या है, हमारा सोल्यूशन क्या है, किस तरीके से हम इस सिचुएशन से डील कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि जो ओपेक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं और ईरान, ये देश आने वाले समय में सप्लाई को इंक्रीज करने वाले हैं। अगर ये देश क्रूड ऑयल की सप्लाई को इंक्रीज करते हैं, ये देश क्रूड ऑयल की सप्लाई को इंप्रूव करते हैं, तो हमारा क्रूड ऑयल का ये जो प्राइस है ये कम होने लगेगा, जिससे थोड़ा सा हमारे को राहत मिल सकता है। इसके अलावा LIC जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, वही वाला ऐड देखा होगा आपने, तो इसका IPO आने वाला है। अब ये बहुत ही सॉलिड कंपनी है, इसका IPO आने वाला है, मतलब कि ये शेयर मार्केट में अपने शेयर्स निकालने वाला है, जिससे क्या होगा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ऐसी बढ़िया कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए बहुत सारा डॉलर जो हमारी इकोनॉमी में पंप करेंगे। ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जिससे डॉलर हमारी इकोनॉमी में आएगा और अल्टीमेटली हमारा रुपया जो है वो डेप्रिशिएट नहीं होगा। तो आप ये देखिए कि किस प्रकार से जो शेयर बाजार का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो हमारे को करेंसी पे दिख सकता है कि अगर हम बढ़िया बढ़िया कंपनीज के IPO लेके आते हैं, जैसे कि अपने LIC हो गया, तो हमारा रुपी जो है वो डेप्रिशिएट होने से बच सकता है, गिरने से बच सकता है। इसके अलावा RBI जो है वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में से सरप्लस डॉलर मार्केट में पंप कर रहा है। बेसिकली क्या होता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है ये बैंकिंग रेगुलेटर के साथ साथ करेंसी रेगुलेटर भी होता है, ये हमारी करेंसी को भी स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। RBI जो है हमेशा अपने पास एक गुल्लक मेंटेन करता है जिसमें बहुत सारे स्पेयर डॉलर पड़े होते हैं। अभी जैसे डॉलर की मार्केट में कमी हो रही है, टेपर टेंट्रम, ट्रेड डेफिसिट, क्रूड ऑयल प्राइसेस, इन्फ्लेशन की वजह से RBI क्या करेगा, वो गुल्लक को तोड़ेगा, उसमें से डॉलर निकालेगा और मार्केट में पंप करना शुरू कर देगा कि लो, पीछे से डॉलर नहीं आ रहा, तो मैंने जो बुरे टाइम के लिए डॉलर बचा के रखे थे अब वो मैं मार्केट में डाल रहा हूं। इससे क्या होगा, डॉलर की सप्लाई इंप्रूव होगी और रुपया एकदम से नहीं गिरेगा। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो हमारे को आगे आने वाले समय में हेल्प कर सकते हैं रुपी डेप्रिसिएशन रोकने के लिए। यहां पे अगर मैं आपको बताऊं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगर हमारा रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है तो हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, जिससे कि हमारी इन्फ्लेशन जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट्स हमारे चीप हो जाएंगे एंड दैट विल बी अ गुड थिंग। एक फैक्ट कि चाइना जो है वो इंटेंशनली अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करता है, चाइना जो है वो अपने युआन को डेप्रिशिएट करता है इंटेंशनली अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, राइट। तो ये है अपना आज का सिनारियो रुपी पे कि क्या प्रेशर है, क्या वे फॉरवर्ड है, सोल्यूशन क्या है और चाइना क्या कर रहा है, ग्लोबली करेंसी मार्केट किस तरीके से मैनिपुलेट होती है, राइट। आज की मजदूरी रुकेगी यहीं पे, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे और जो फैक्टर्स हैं वो डिस्कस करूंगा इकोनॉमी के ही। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, डू ज्वाइन दैट, लेट्स क्रैक इट।